नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण हम कर चुके हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण कर चुके हैं और उससे आगे अब चल रहा है जो टॉपिक है अपना कीमत प्रभाव का प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजन। हम हिक्स विधि से सामान्य वस्तुओं की स्थिति में कीमत प्रभाव का आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन देख चुके हैं। अब हमें देखना है कि सामान्य वस्तुओं के बाद निम्न कोटि की वस्तुओं में हम किस प्रकार से इसका विभाजन कर सकते हैं और गिफिन वस्तुओं में हम इसका किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निम्न कोटि की वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद गिफिन वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में जो इसका नेक्स्ट कंटेंट आएगा वो कीमत उपभोग वक्र है। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे और उसमें हम आपको ऑलमोस्ट इस टॉपिक को कंप्लीट कराने की प्रयास करेंगे। तो आज हम देखते हैं आय प्रभाव, कीमत प्रभाव का आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव एंड प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन प्रभाव। और हम कर रहे थे कौन सी विधि से? हिक्स विधि से। स्लिट्स की विधि भी हम करेंगे, हिक्स विधि से हम पढ़ रहे हैं और हिक्स विधि में हम सामान्य वस्तुओं की स्थिति में हम कर चुके हैं। तो अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पिछले वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें हम सामान्य वस्तुओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में, निम्न कोटि की वस्तुएं इंग्लिश में बता दूं इंफीरियर गुड्स कहते हैं इनको। इंफीरियर गुड्स की स्थिति में क्या होगा? अब इंफीरियर गुड्स की स्थिति में हम पहले जान चुके हैं कि कीमत प्रभाव का आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन से पहले हम देख चुके हैं कि आय प्रभाव इंफीरियर गुड्स के लिए कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होता है। जैसे ही निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसका जो अंश है, उसका उपभोग करने का अंश है तो वो कम हो जाता है। जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की इनकम बढ़ेगी तो क्या करेगा? उपभोक्ता सामान्य वस्तु की तरफ जाता है, मतलब जो गुड नॉर्मल गुड्स है उनका उपभोग बढ़ाता है और जो इंफीरियर गुड्स हैं उनका उपभोग घटा देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब सामान्य वस्तुओं की बात आती है तो आय प्रभाव कैसा होता है? धनात्मक होता है। लेकिन जब बात आती है निम्न कोटि की वस्तुओं की तो आप ये देख सकते हैं जब आय में वृद्धि हो रही है तो इधर क्या हो रहा है? वस्तुओं की और सेवाओं की उपभोग मात्रा में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो इनकम इफेक्ट है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है, ना कि पॉजिटिव। तो इस स्थिति में निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में अपना आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और प्रतिस्थापन प्रभाव की मैं आपको बता चुका हूं, ये हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे आपकी वस्तुएं किसी भी प्रकार की हो, हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो चलिए विद्यार्थियों, रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं कि किस प्रकार से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होते हैं निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में और कीमत प्रभाव किस प्रकार का होता है। तो हमारे वही दो वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, उपभोक्ता का संतुलन का स्तर वही रहेगा जो अपन पहले बात करते आ चुके हैं। ये हमारा y अक्ष है, इधर x अक्ष है, इधर ओरिजिन है अपना, इधर उपभोक्ता x वस्तु का उपभोग कर रहा है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले से बताता रहा हूं। इधर y वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। अब माना हम पहले देख रहे हैं यहाँ पर कीमत में वृद्धि की स्थिति, कीमत में कमी का देख लेते हैं, फिर वृद्धि का देख लेंगे। पहले कीमत में कमी की स्थिति का अपन देखते हैं। जब प्राइस ऑफ x डिक्रीज हो रही हो उस स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब ये उपभोक्ता का प्रारंभिक साम्य बिंदु है, ये उपभोक्ता का प्रारंभिक साम्य बिंदु है ई बिंदु। देखिएगा ई बिंदु पर उपभोक्ता IC1 और ये अपनी बजट रेखा है AB, इसके संतुलन बिंदु ई बिंदु पर क्या है? उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है और यहाँ पर ये x की j मात्रा का उपभोग कर रहा है और y की OP मात्रा का जो भी है, अपन y की मात्रा को नहीं दिखाएंगे, केवल हम x वस्तु की बात कर रहे हैं। अब माना कि x वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब x वस्तु की कीमत में कमी होगी, देखिएगा प्राइस ऑफ x डिक्रीजेज, x वस्तु की कीमत में कमी होगी तो x वस्तु क्या हो जाएगी? पहले की तुलना में x वस्तु है जो क्या हो जाएगी? x वस्तु
सस्ती हो जाएगी, और जब x वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उस स्थिति में क्या होगा, x वस्तु y वस्तु की तुलना में सस्ती होने पर x वस्तु की जो क्वांटिटी है, मांग मात्रा है, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब x वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी तो आप देखिएगा आपका जो बजट रेखा है, बजट लाइन है, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में या दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी, में शिफ्ट होगी। देखिए मैं पहले बता चुका हूं, जब आपको बजट लाइन मैंने पढ़ाया था, पिछले वीडियोस में आप जाकर के देखेंगे, तो उस स्थिति में मैं बता चुका हूं कि बजट लाइन कब शिफ्ट होती है, कब इसमें खिसकाव होता है। तो जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई, उपभोक्ता एक्स वस्तु की पहले से ज्यादा मात्राओं का उपभोग करने लगेगा, और उस स्थिति में क्या करेंगे, जो बजट रेखा है उपभोक्ता की, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से AB1 हो जाएगी। जब प्राइस में कमी हो गई, उस स्थिति में बजट लाइन क्या हो गई हमारी, बजट लाइन AB1 हो जाती है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर उपभोक्ता पहले से ज्यादा मात्राओं का उपभोग करेगा तो उस स्थिति में उसका संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा, संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा तो साथ साथ में संतुलन भी चेंज होगा। तो संतुलन चेंज होने पर उपभोक्ता कहीं ना कहीं बड़ी बजट रेखा की ओर या ऊंची बजट रेखा की ओर चला जाएगा, ऊंची बजट रेखा की ओर जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, IC2 कहलाएगा, और E से E1 बिंदु तक वो चला जाएगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि हुई है तो उपभोक्ता नीचे तटस्थ वक्र से ऊंचे तटस्थ वक्र की ओर गमन कर जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों यहां पर देखिएगा, जब X वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उपभोक्ता ने क्या किया, X वस्तु की मांग मात्रा को क्या किया, बढ़ा दिया, बढ़ाएगा यहां पर। लेकिन अगर वस्तु कैसी होगी, अगर वस्तु निम्न कोटि की है तो उस स्थिति में क्या होगा, मात्रा घट जाएगी, मांग मात्रा पर घट जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि यहां पर X वस्तु है जो निम्न कोटि की वस्तु है। जब X वस्तु निम्न कोटि की वस्तु है तो इस स्थिति में हमारी बजट रेखा तो दाईं ओर शिफ्ट हो गई, बजट रेखा तो दाईं ओर शिफ्ट हो गई। लेकिन जब ये इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड्स है, कौन सी, X इंफीरियर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मांग मात्रा है जो घट जाएगी। तो मांग मात्रा देखिए, मैं अब इन दोनों में समझना, अंतर समझने की कोशिश करना। बजट रेखा की स्थिति में हम बात कर रहे हैं, जब तो क्या होगा कि जब कीमत सस्ती होगी, कीमत कम होगी, वस्तु सस्ती होगी, मांग मात्रा बढ़ेगी। लेकिन अगर निम्न कोटि की वस्तु है, X वस्तु निम्न कोटि की वस्तु है, तो उस स्थिति में वस्तु सस्ती होने पर उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाएगी। देखिए मैंने आपको पुराने जो वीडियो है उनमें बताया था कि एक तरफ हम यहाँ पर डालडा घी की बात करें, X वस्तु डालडा घी है और इधर देसी घी है। अगर उपभोक्ता की देसी घी है, कई बार मार्केट में अज्ञानतावश उपभोक्ता क्या करता है कि जाता है और अगर सस्ती वस्तु है तो उस स्थिति में सस्ती वस्तु को यह मान करके छोड़ देता है कि शायद ये खराब हो सकती है, निकृष्ट हो सकती है, और तो उपभोक्ता क्या करेगा, सस्ती की बजाय महंगी वस्तु को खरीदने की अपेक्षा करता है, चेष्टा करता है। तो उस स्थिति में क्या होगा, निम्न कोटि की वस्तु है X वस्तु, तो इस स्थिति में मांग मात्रा है जो घट जाएगी, क्वांटिटी ऑफ X घट जाएगी, और ये J से लेकर के K तक मात्रा का उपभोग किया जाएगा। यहां पर हम केवल अभी तक कीमत में परिवर्तन का प्रभाव देखे हैं। लेकिन आप देखेंगे J.R. हिक्स क्या कहते हैं, हिक्स महोदय कहते हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप या कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुष्टि के स्तर में, उपभोक्ता के संतुलन में जब परिवर्तन आता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उपभोक्ता की संतुष्टि है जो बढ़ जाएगी। लेकिन उपभोक्ता पहले वाले संतुष्टि के स्तर पर ही बना रहे, इसके लिए क्या करता है, हिक्स ने कहा है कि हम मौद्रिक आय जो है उपभोक्ता की, मौद्रिक आय में इस प्रकार से कमी कर दीजिए या क्षतिपूरक परिवर्तन कर दीजिए कि उपभोक्ता पहले वाले संतुष्टि के स्तर को ही प्राप्त करने लग जाए। तो हम कहेंगे कि AB जो बजट B1 बजट रेखा है, इसके समानांतर हम उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतना कम कर दें, इतनी क्षतिपूरक परिवर्तन कर दें कि वो पहले वाले संतुष्टि के स्तर कौन सा, IC1 पर ही अपना उपभोग स्थापित करे। तो देखिएगा हम इसके समानांतर एक नई बजट रेखा A1 B2 खींचते हैं। जब A1 B2 खींचा है हमने तो देखिए बजट रेखा और इसके तटस्थ वक्र का जो अपना
E2 बिंदु पर संतुलन में है और ये m मात्रा का उपभोग कर रहा है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब पहली दफा कीमत में कमी होती है तो कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता क्या करता है, E से लेकर के E1 पर आता है, तो यहां से यहां तक का प्रभाव क्या कहलाएगा, E से लेकर E1 तक का प्रभाव, हाँ, E से लेकर के E1 तक का प्रभाव है जो आपका कहलाएगा कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि निम्न कोटि की वस्तु है, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में क्या होना चाहिए, जो आय प्रभाव है, आय प्रभाव भी ऋणात्मक होना चाहिए। तो आय प्रभाव ऋणात्मक कैसे होगा, इसको मैं साफ कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें आय प्रभाव की बात करते हैं। आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट कहां से कहां तक होगा, E1 से लेकर के E2 तक की मात्रा में क्या करेंगे हम, दो बजट रेखाओं के बीच का, या दो आय रेखाएं कह सकते हैं हम इसको, आय रेखाओं के बीच की स्थिति के बीच में क्या होगा, या आय प्रभाव के कारण जो प्रभाव पड़ा है, जैसे मौद्रिक आय में कमी की, मौद्रिक आय में कमी करने के परिणाम स्वरूप E1 से E2 तक का चलन। साम्य बिंदु कौन सा है, साम्य बिंदु E1 से E2 तक। अब देखिएगा E1 से लेकर के E2 तक क्या है, K से लेकर M मात्रा का उपभोग कर रहा है, KM मात्रा का उपभोग किया, तो हम कह सकते हैं E1 से E2 तक KM जो है आपका इनकम इफेक्ट है, तो आय प्रभाव क्या हो जाएगा, KM हो जाएगा। अब ये कैसा है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आप देखेंगे यहां पर जब उपभोक्ता की कीमत में वस्तु की कीमत में प्राइस ऑफ एक्स में कमी हो रही है, यहां पर हम कीमत में कमी का पढ़ रहे हैं, कीमत में कमी की स्थिति में, तो कीमत में कमी की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। तो उस स्थिति में देखिए कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक्स वस्तु की कीमत में कमी हुई, उपभोक्ता यहां पर आ गया। लेकिन अब यहां पर देखिए जब आय, मौद्रिक आय में परिवर्तन हुआ, कीमत में कमी का आय प्रभाव क्या होगा, मौद्रिक आय में परिवर्तन हो E1 से E2, तो ये क्या हो गया, मांग मात्रा में कहां तक, K से लेकर M तक वृद्धि कर दी गई। तो हम कह सकते हैं कि जब कीमत में कमी हुई, इसके परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और इन दोनों के बीच की जो संबंध है वो कैसा है, ऋणात्मक संबंध है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, और सामान्य वस्तुओं में हम पढ़ ही चुके हैं धनात्मक होता है। ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा देखिएगा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा कि जो उपभोक्ता नए साम्य बिंदु के पश्चात जब मौद्रिक आय में कमी की गई, मौद्रिक आय में जो कमी की है, तो प्रारंभिक साम्य बिंदु और मौद्रिक आय में कमी के परिणाम स्वरूप एक ही तटस्थ वक्र पर जो संतुलन बिंदु है उनके बीच में जो परिवर्तन हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि पुराने या पहले वाले आईसी के साम्य बिंदुओं पर पड़ने वाला प्रभाव। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो E से लेकर E2 तक का चलन है, E से E2 तक की स्थिति क्या कहलाएगी, आपकी प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। कौन सा, J से लेकर M तक। अब आप देख सकते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात आती है, J से लेकर M तक है, और ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जब क्या हो रहा है, कीमत में प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप देखिए पहले प्रारंभ में उपभोक्ता E बिंदु के संगत J मात्रा का उपभोग कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्रतिस्थापन हुआ, मौद्रिक आय में कमी की गई, मौद्रिक आय में कमी के परिणाम स्वरूप पुराने संतुष्टि के स्तर पर ही प्रतिस्थापन हुआ, तो आप देखेंगे J से लेकर M मात्रा का उपभोग बढ़ा देता है। इट मींस क्वांटिटी ऑफ X क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और क्वांटिटी ऑफ X इंक्रीज होने पर आप देखेंगे इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और हम कह सकते हैं कि आय प्रभाव भी नेगेटिव ही होता है, ये भी नेगेटिव है। और जब हम इन दोनों को हम जोड़ दें, कौन सा,
प्राइस KM और JM इन दोनों को हम देखें तो उस स्थिति में हमारा ओवरऑल जो प्रभाव है, कीमत प्रभाव, वो क्या रह जाता है, JM के बराबर कीमत प्रभाव रह जाता है। सॉरी, KJ के बराबर कीमत प्रभाव है, यहां पर ही अपना कीमत प्रभाव कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ऑलरेडी ऋणात्मक होता ही है, कीमत प्रभाव अब निर्भर करता है कि आपका आय प्रभाव कम है या ज्यादा है। अगर आय प्रभाव ज्यादा है तो उस स्थिति में ये निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, फिर बन जाती है गिफिन वस्तुएं, और अगर आय प्रभाव कम है तो उस स्थिति में ये रहेंगी निम्न कोटि की वस्तुएं। तो अब इस स्थिति में आय प्रभाव ज्यादा है ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से या ऋणात्मक कीमत प्रभाव से, तो अब हम यहां कह सकते हैं कि जो आय प्रभाव है वो ज्यादा मात्रा में है, तो ये निम्न कोटि की वस्तुओं, गिफिन वस्तुओं की स्थिति भी आ जाती है। चलिए इसको साफ करता हूं। ये तो हो गया कीमत में कमी का। इसके विपरीत जस्ट कीमत में वृद्धि का हम कर सकते हैं, जिसको आपको होमवर्क के रूप में बता रहा हूं, आप कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो करेंगे हम गिफिन वस्तुओं की स्थिति में किस प्रकार से आय प्रभाव के प्रतिस्थापन प्रभाव में कीमत प्रभाव को विभाजित कर सकते हैं। हिग्स विधि से ही चर्चा चल रही है। सी जो अपना है गिफिन वस्तुओं की स्थिति में वही आपका आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। तो अब सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर ये गिफिन वस्तुएं होती कौन सी हैं। कीमत प्रभाव, सामान्य वस्तुएं मैंने पढ़ ली, आपको मैंने सामान्य वस्तुएं पढ़ा दी हैं। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं ये अपन देख चुके हैं। निम्न कोटि की कौन सी होती हैं वो हम देख चुके हैं। और अब आ जाता है गिफिन वस्तुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, अब गिफिन वस्तुएं सर फ्रांसिस गिफिन ने इनके जो है व्याख्या की थी, और व्याख्या किस आधार पे की थी कि ऐसी वस्तुएं जिन पर एक उपभोक्ता अपनी आय का बहुत ज्यादा मात्रा में या अधिकांश अंश से जो खर्च करता है वो वस्तुएं गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। क्योंकि मध्यवर्ती फैमिली से अगर लोग बिलोंग करते हैं तो वो ज्यादा ही हाई वस्तुओं को उपभोग नहीं कर पाते हैं और ज्यादा ही लो क्वालिटी की वस्तुओं का उपभोग भी नहीं कर पाते हैं। तो वो मिडिल जो वस्तुएं उनका उपभोग करते हैं और उन पर अपनी आय का अधिकांश अंश, जो मतलब कह सकते हैं हम ज्यादातर अंश जो है, अधिकांश अंश अपनी आय का खर्च किया जाता है। अधिकांश अंश किसका? उपभोक्ता की आय का। तो उस वस्तुओं को हम कहते हैं गिफिन वस्तुएं। अब गिफिन वस्तुएं कैसे निर्धारित होंगी कि कौन सी वस्तुएं, जैसे मैंने इसमें बता दिया, अगर आय प्रभाव क्या है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है तो उस स्थिति में वस्तुएं सामान्य वस्तुएं कहलाएंगी। अगर इनकम इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो उस स्थिति में मैंने क्या बताया था आपको, निम्न कोटि की कहलाएंगी। लेकिन गिफिन वस्तुओं की निर्धारण कैसे होगा? गिफिन वस्तुएं कोई अलग वस्तुएं नहीं है, ये दोनों अलग है, लेकिन गिफिन वस्तुएं जो हैं निम्न कोटि की वस्तुओं में से ही निकली हुई वस्तुएं हैं। इसलिए हमारे सामने एक अभी कंसेप्ट आएगा कि सभी गिफिन वस्तुएं हैं, सभी गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं लेकिन विलोम सत्य नहीं है। लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, मतलब निम्न कोटि की सभी वस्तुएं जो गिफिन वस्तुएं नहीं हो सकती, इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम गिफिन वस्तुओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गिफिन वस्तुओं की, आय प्रभाव कैसा होना चाहिए? आय प्रभाव, अगर निम्न कोटि की वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि गिफिन वस्तुएं कहां से निकली हुई है? निम्न कोटि से निकली हुई है। निम्न कोटि के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो आय प्रभाव कैसा होता है? यहां पर भी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरी हम बात करते हैं कि और क्या इनकी गिफिन वस्तुओं की विशेषता हो सकती है? अब आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, आय प्रभाव इसमें भी ऋणात्मक होता है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी गिफिन है और कौन सी निम्न कोटि की वस्तु है? तो अब हम यहां पर जरूरत पड़ती है किसकी? प्रतिस्थापन प्रभाव की।
जो प्रतिस्थापन प्रभाव है, ऋणात्मक आय प्रभाव अगर ज्यादा है, ऋणात्मक आय प्रभाव, ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, ऋणात्मक आय प्रभाव ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होना चाहिए। यहां पर हम डिसाइड करते हैं कि वस्तु निम्न कोटि की है या किसकी है, निम्न कोटि की है या गिफिन है। अब हम ये दो चीजें तो हमने डिसाइड कर ली, एक और जो इस पॉइंट से हमारे सामने निकल के आएगी, जो हम डायग्राम से भी समझेंगे कि तीसरी जो विशेषता है, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अब कैसे लागू नहीं होता है ये डायग्राम से भी अपन समझेंगे। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, निम्न कोटि की वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। एक वस्तु की कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि हो सकती है, ये तो कहती है निम्न कोटि की वस्तुएं। लेकिन अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग मात्रा में कमी हो जाएगी, और कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ये कहती है गिफिन वस्तुएं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये किस प्रकार से काम करती है। पहला हमारा कह रहा है कि ऋणात्मक आय प्रभाव होता है गिफिन वस्तुओं का, और दूसरा कह रहा है कि ऋणात्मक आय प्रभाव है जो ऋणात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होना चाहिए। तो कैसे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। सपोज करो हमें कीमत प्रभाव की गणना करनी। कीमत प्रभाव जो हमारा होता है वो होता है आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग होता है, और जो आय प्रभाव है वो भी नेगेटिव है और प्रतिस्थापन प्रभाव है वो भी नेगेटिव है। अब हमें यह देखना है कि कीमत प्रभाव कैसा होगा। तो कीमत प्रभाव अगर ऋणात्मक है तो उस स्थिति में वस्तु कहलाएगी निम्न कोटि की वस्तु, और अगर आय प्रभाव कीमत प्रभाव धनात्मक है तो उस स्थिति में कहलाएगी निम्न कोटि की। अगर ऋणात्मक ये ज्यादा है और ये कम है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा है ये कम है, आय प्रभाव ज्यादा है और ये प्रतिस्थापन प्रभाव कम है, तो कीमत प्रभाव कैसा होगा, धनात्मक होगा, और उस स्थिति में ये कहलाएंगी गिफिन वस्तुएं। और इसका उल्टा है तो उस स्थिति में वस्तु कहलाएंगी निम्न कोटि की वस्तुएं। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पुराना बताया था, पश्चिमी राजस्थान में आज भी अगर गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, बाजरा खाया जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं हम उत्तरी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में आ जाएं तो बाजरे को केवल सर्दियों में खाया जाता है। तो इधर जो पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर बाजरे को एक निम्न कोटि की वस्तु माना जाता है। लेकिन हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर बाजरा जो है सामान्य वस्तु है। तो इसी प्रकार से हम इसको डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो रेखा चित्र की सहायता से हम समझेंगे, वही अपना पुराना डायग्राम बन जाएगा। इधर x वस्तु को हम ले रहे हैं, इधर y वस्तु को हम ले रहे हैं। ये x वस्तु है, इधर y वस्तु है। ये ए बी प्रारंभिक बजट रेखा, ये ए बिंदु है। अब आप देखिए प्रारंभिक साम्य ई बिंदु पर है उपभोक्ता का, ये जे मात्रा का उपभोग किया जा रहा है। अब यहां पर देखेंगे यदि x वस्तु की कीमत में प्राइस ऑफ x डिक्रीजेस, x वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। x वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता इसकी ज्यादा मात्रा उपभोग करेगा, ज्यादा मात्रा उपभोग करेगा तो इसकी संतुष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। संतुष्टि का स्तर बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं ऊपर बिंदु पर शिफ्ट हो जाएगा। ये IC2 के E1 बिंदु पर या IC1 के E1 बिंदु पर ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित अपने आप को कर लेगा या संतुष्टि का स्तर चला जाएगा। अब IC1 और E1 बिंदु के संगत OM मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब
हिक्स कहता है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में इतना क्षतिपूरक परिवर्तन कर दो कि वो पुराने संतुष्टि के स्तर पर ही चला जाए। लीजिए भैया, कर दिया क्षतिपूरक परिवर्तन और उपभोक्ता को पहुंचा दिया है इसके पुराने संतुष्टि के स्तर पर। ये A1 और ये B1 और नए तटस्थ वक्र पुराने संतुष्टि के स्तर पर E2 बिंदु पर, और यहां पर ये L मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब हम यहां पर देखते हैं आय प्रभाव कौन सा होगा। सबसे पहला है A बिंदु, आय प्रभाव। आय प्रभाव मैं पहले बता चुका हूं, दो कीमत रेखाओं आय रेखाओं के बीच का गमन जो है आय प्रभाव कहलाता है। यहां पर E1 से लेकर के E2 तक का चलन, आय प्रभाव E1 से E2 तक है, और E1 से E2 तक है, इसका मतलब आय प्रभाव है ML के बराबर। ML है, अब आप देखेंगे ML के बराबर आय प्रभाव है जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है? प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है, और ये जो ऋणात्मक संबंध है ऋणात्मक आय प्रभाव की व्याख्या करता है। बी हम बात करते हैं इसमें बी बिंदु पर, तो बी बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव जो होगा वो एक ही तटस्थ वक्र पर या फिर पहले वाले संतुष्टि के स्तर को दूसरी बार जो संतुष्ट मतलब आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो संतुष्टि मिली है उन दोनों के बीच का जो गमन है वो क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन प्रभाव। तो E से E2 तक का चलन, E से E2 तक। अब इस स्थिति में E से E2 तक क्या है? JL के बराबर है, और JL हम कह सकते हैं प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीजेज। देखिए प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी कहां J से लेकर के L तक बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आय प्रभाव भी ऋणात्मक ही होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक होगा। C बात करते हैं हम कीमत प्रभाव की। कीमत प्रभाव कौन सा कहलाएगा? जब कीमत में कमी हुई तो कीमत में कमी होने के परिणाम स्वरूप जो प्रभाव पड़ा, तो कीमत में कमी हुई है, देखिएगा कीमत में कमी हुई है तो यहां पर J से लेकर M तक, J से लेकर के M या E से E1 तक। अब E से E1 तक की हम बात करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है JM। अब JM देखिए, जब प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है? कमी हो रही है। प्राइस ऑफ एक्स में कमी हुई, उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपकी जो उपभोग मात्रा है उसमें भी कमी हो जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्वांटिटी ऑफ एक्स आल्सो डिक्रीजेज। क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीज हुई तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि जो कीमत प्रभाव है वो धनात्मक हो जाता है। आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों ऋणात्मक है, लेकिन जब कीमत प्रभाव धनात्मक हुआ तो मैंने आपको बताया था जब कीमत प्रभाव धनात्मक होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कीमत किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है और मांग मात्रा में भी वृद्धि होती है, कीमत में कमी होती है या और मांग मात्रा में भी कमी होती है, तो ये क्या है? सेम प्रभाव को बता रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारा जो कीमत प्रभाव है वो क्या हो जाता है? धनात्मक हो जाता है। और जब कीमत प्रभाव धनात्मक होता है तो वस्तुएं कैसी होंगी? गिफिन वस्तुएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से हम गिफिन वस्तुओं की भी व्याख्या कर सकते हैं। तो तीनों वस्तुओं के प्रकारों के रूप में मैंने आपको समझा दिया है। इनको रेखाचित्र की सहायता से किस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एकीकृत रूप से देखते हैं कि तीनों प्रकार की वस्तुओं में एकीकृत रूप से किस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं या इनमें विभेद कर सकते हैं। तो तीन प्रकार की वस्तुएं हमारे सामने। सामान्य वस्तु है, सामान्य वस्तुएं। दूसरा है निम्न कोटि की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं एट ए ग्लांस, मतलब एक साथ हम इसका विवरण करने। और गिफिन वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं। अब आप देखेंगे कि तीनों वस्तुओं की स्थिति में यहां पर मैंने इनको वस्तुओं को ले लिया है, चाहे सारणी समझ लीजिए इसको, चाहे इधर हम आय प्रभाव की व्याख्या करते हैं, आय प्रभाव, इधर हम लेते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव और इधर हम लेते हैं कीमत प्रभाव। कीमत प्रभाव देखिए, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसा होता है?
धनात्मक होता है, मैं आपको पीछे व्याख्या करके आ चुका हूं, पॉजिटिव। प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, चाहे कोई सी भी वस्तु हो आपको हमेशा ही ये ऋणात्मक ही मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। निम्न कोटि की वस्तुओं में आय प्रभाव ऋणात्मक होता है और गिफिन वस्तुओं में भी आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन जब हम बात करें कीमत प्रभाव की सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, यहां पर यह ऋणात्मक होता है, निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में ऋणात्मक होता है, लेकिन गिफिन वस्तुओं की स्थिति में धनात्मक होता है। तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सामान्य वस्तु और निम्न कोटि की वस्तुओं में अंतर की, तो आप देखेंगे ये चारों के चारों क्या हैं, एक समान है। तो केवल और केवल हम निम्न कोटि और सामान्य वस्तुओं की जो परिभाषा है उसको निर्धारित करता है केवल और केवल आय प्रभाव, यह आपको ध्यान में रहना चाहिए। और जब हम गिफिन वस्तुओं की स्थिति की बात करते हैं तो गिफिन वस्तुओं की स्थिति में ये चारों के चारों समान हैं, मतलब आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव समान होता है। केवल और केवल क्या होता है, कीमत प्रभाव इसकी व्याख्या करता है निम्न कोटि की वस्तुओं की, और गिफिन वस्तुओं की। और निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, इनमें सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं। अब ये दोनों ऋणात्मक होते हैं और ये भी ऋणात्मक होते हैं, तो इन दोनों में से निर्भर करता है कि आय प्रभाव ऋणात्मक है और प्रतिस्थापन प्रभाव भी ऋणात्मक है, कौन सा बलशाली है कौन सा कम बलशाली है। अगर आय प्रभाव ज्यादा बलशाली है तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव के, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, निम्न कोटि की वस्तु है। और आय प्रभाव कम बलशाली है तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव के, तो हम कह सकते हैं वस्तु निम्न कोटि की है। गिफिन और निम्न कोटि में यही अंतर है। तो इस प्रकार से हम आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव की विस्तार से व्याख्या तीनों प्रकार की वस्तुओं के संदर्भ में और हिग्स विधि से कर चुके हैं। अब हम करते हैं स्लट्स की विधि से। इसको कीमत प्रभाव का आय प्रभाव एंड प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन, और इसके लिए हम यूज कर रहे हैं स्लट्स की विधि। देखिए विद्यार्थियों, मैं पहले आपको बता चुका हूं, स्लट्स की महोदय कहते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो वह अन्य वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत रूप से सस्ती हो जाती है। अब जब वस्तु सस्ती हो जाती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता उसकी पहले से अधिक मात्रा का उपभोग करना चाहता है। जब पहले से अधिक मात्रा में उपभोग करता है तो उसका संतुलन बिंदु परिवर्तित होता है। संतुलन बिंदु परिवर्तित होने के साथ साथ उसकी जो संतुष्टि है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन हिग्स कहते हैं कि संतुष्टि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो वो पूर्व संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त कर रहा था उसकी आय में लागत अंतर के बराबर, जितना लागत अंतर आया है उसके बराबर कमी कर दी जाए तो वो पुराने संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त करे। हिग्स कहते थे संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करें, स्लट्स की कहते हैं संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त करें। तो जब वो संतुष्टि के पूर्व बिंदु को प्राप्त कर लेता तो उस स्थिति में जो क्या होगा, पूर्व बिंदु को प्राप्त करने के बाद में जो भी परिवर्तन होगा उसे ही हम कीमत प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। इसकी हम व्याख्या रेखा चित्र की सहायता से करते हैं। ये हमारे सामने रेखा चित्र है। इधर y वस्तु को लिया गया है, इधर x वस्तु को ले रहे हैं, x वस्तु है, इधर y वस्तु है। देखिए इधर उपभोक्ता IC1 और AB बजट रेखा के ई बिंदु पर संतुलन में है और यहाँ पर J मात्राओं का उपभोग कर रहा है। अब आप देखेंगे यदि वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेज, जब कीमत में कमी होगी तो वस्तु जो एक्स है वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, और सस्ती होने पर इसकी मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखिए विधि में अंतर है, स्लट्स की विधि के द्वारा पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जब वस्तु सस्ती होगी मांग मात्रा बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी तो बजट रेखा जो है क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं
ए बी वन के बराबर हो जाएगी, और ए बी वन के बराबर होगी तो आपको मैं पहले बता चुका हूं स्लट्स की विधि के द्वारा किस प्रकार से इनका व्याख्या की थी। अब अपन एट ए ग्लांस देख रहे हैं तो ई से ई टू तक ई से ई वन तक जाएगा, और ये IC2 है, जे के बाद के मात्रा का उपभोग कर रहा है। अब स्लट्सकी कहते हैं कि यदि लागत अंतर के बराबर उसकी मौद्रिक उपभोक्ता की मौद्रिक आय में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। उसमें क्षतिपूरक परिवर्तन था, इसमें कमी कर दी जाए तो पुराने संतुष्टि के बिंदु को ही प्राप्त कर लेगा। पुराना संतुष्टि का बिंदु बोले तो ये ई बिंदु, पुराना संतुष्टि का बिंदु, इसको ही क्या करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो इस स्थिति में उसकी आय में इतना कमी कर दो लागत अंतर के बराबर कि वो पुराने बिंदु को प्राप्त कर ले। तो इसके बराबर अपन एक और पैरेलल जो बजट रेखा है अपनी वो बनाएंगे, वो A1 B2 के बराबर जाएगी। अब देखें तो इस स्थिति में उपभोक्ता पुराने संतुष्टि के बिंदु को तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस पर रहेगा नहीं। वो चूंकि कीमत में कमी हुई है, और कीमत में कमी हुई है तो उपभोक्ता जो है हमेशा कीमत में कमी होने पर ज्यादा मांग मात्रा को उपभोग करना चाहता है, और ज्यादा मांग मात्रा को उपभोग करना चाहता है तो पहले वाले संतुष्टि के बिंदु से तो कहीं ना कहीं संतुष्टि अपनी बढ़ाएगा। तो पहले वाले संतुष्टि के स्तर से अपनी संतुष्टि को प्रतिस्थापित कर देगा, और नया उसका जो संतुष्टि का स्तर होगा वो होगा IC2 के बिंदु E2 पर, और यहां पर ये उपभोक्ता जो है L मात्रा का उपभोग करेगा। तो इस स्थिति में हम प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, कीमत प्रभाव की व्याख्या निम्न प्रकार कर सकते हैं। जो आय प्रभाव की बात करते हैं, आय प्रभाव सबसे पहले जब आय प्रभाव की हम व्याख्या करते हैं, आय प्रभाव है जो प्रारंभिक जो साम्य है ई बिंदु पर था, ई बिंदु से E2 पर गया, और जब उपभोक्ता की आय में कमी की गई तो उसके बाद उपभोक्ता जो है E2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में आ गया। तो हम कहेंगे E1 से लेकर के E2 तक जो चलन हुआ है वो किसको बता रहा है, आय प्रभाव को बता रहा है। E से E1 से लेकर के E2 तक का चलन जो है आय प्रभाव की व्याख्या करता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि K से लेकर L मात्रा का उपभोग किया जा रहा है। तो इनकम इफेक्ट बराबर K से लेकर L मात्रा का उपभोग किया गया। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, धनात्मक है या ऋणात्मक है, किस प्रकार का है। तो जब उपभोग वस्तु X की कीमत में क्या हुई, कमी होती है, वस्तु X की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप देखिए कीमत में परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता E1 बिंदु पर संतुष्टि के स्तर पर चला गया, E1 से आय में वृद्धि वो हुई, जब कमी होती है तो E1 से E2 पर आता है तो K से लेकर L तक आता है। इस स्थिति में जो मात्रा है, मांग मात्रा, क्वांटिटी ऑफ X है, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस स्थिति में उपभोग जो आय प्रभाव है ऋणात्मक आय प्रभाव आ जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव की। प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव होगा हमारा जो उपभोक्ता प्रारंभिक साम्य के बाद नया संतुलन स्थापित करता है, E से लेकर के E2 तक, E से E2 तक का चलन, इसमें हम बोले E से E2 तक के चलन की बात करें तो J से लेकर L मात्रा का, JL मात्रा को उपभोग कर रहा है, और JL मात्रा के बीच में हम बात कर सकते हैं कि मांग मात्रा में वृद्धि की गई है। जब कीमत में क्या हुई, प्राइस ऑफ X कमी हुई तो मांग मात्रा में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और आय प्रभाव यहां पर क्या हो गया, धनात्मक आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव ऋणात्मक हो जाएगा। क्योंकि देखिए आय प्रभाव धनात्मक है और कीमत प्रभाव है जो ऋणात्मक, कीमत में कमी हो रही है, मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है। इधर कीमत में कमी, मांग मात्रा में कमी, तो आय प्रभाव धनात्मक और ये ऋणात्मक हो गया। तीसरी बात करते हैं हम कीमत प्रभाव की, जो इन दोनों का योग होगा। कीमत प्रभाव क्या होगा, E से लेकर के E1 तक का चलन, E से E1 तक का चलन क्या कहलाएगा, कीमत प्रभाव कहलाएगा, और J से लेकर K मात्रा का उपभोग यहां पर किया जा रहा है, J से K तक। अब इस स्थिति में प्राइस ऑफ X क्या हो रही है, कमी हो रही थी, और प्राइस ऑफ X कमी होने के परिणाम मांग मात्रा में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो मांग मात्रा में वृद्धि होने पर आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, धनात्मक है। तो हम इस विवेचन से कह सकते हैं कि सामान्य वस्तुओं की स्थिति में स्लट्स की विधि द्वारा हमने हमारा कीमत प्रभाव का आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजन किया है। तो इस प्रकार से स्लट्स की बताते हैं। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में अपन ने देख लिया है, निम्न कोटि की वस्तुओं में, गिफिन वस्तुओं की स्थितियों में सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। अगले जो कंटेंट है हमारा, एक है कीमत उपभोग वक्र का है। कीमत उपभोग वक्र की सहायता से किस प्रकार से हम
मांग वक्र का निरूपण कर सकते हैं, और किस प्रकार से कीमत उपभोग वक्र और मांग वक्र में परिवर्तन है, मांग की लोच की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के हम लिए इतना ही करेंगे। नमस्कार।